अध्याय 8। बाधाओं को पार करना। एक बार लोग अध्ययन कर लें और उनमें पैसे की समझ आ भी जाए तो भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति वाला कॉलम, जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है। संपत्ति वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपने की ज़िंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हरदम काम करने के झंझट से मुक्ति दे सकता है। ये 5 कारण हैं। 1. डर। 2. संकीपन। 3. आलस्य। 4. बुरी आदतें। 5. जिंद। कारण नंबर 1, पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मेरी ज़िंदगी में मैं कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूं जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है। निवेश में पैसा खोने का डर स्वाभाविक है। ये हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। परंतु समस्या डर नहीं है। समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बल्कि हर चीज़ के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौक़ों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौक़ों पर डरपोक। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम की नर्स है। जब भी वह खून देखती है वह तत्परता से काम में जुट जाती है। जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ वह भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं नहीं भागता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबिया को समझाते थे। कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया हैं, उनका कहना था। पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव ये छोटी पंक्ति थी: अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसीलिए बैंक तभी बचत की आदत डालना चाहती हैं जब आप छोटे होते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज़्यादा आसान होगा। मैं इस बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, परंतु 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बहुत ही बड़ा फ़र्क। कहा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। मैनहट्टन आइलैंड की खरीद दुनिया के महानतम सौदों में से एक मानी जाती है। न्यूयॉर्क को $24 में खरीदा गया था, परंतु अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो वही $24 1995 के अंत तक $28 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गए होते। मैनहट्टन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दोबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस का ज़्यादातर हिस्सा खरीदा जा सके। मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। वह 25 सालों से वहां पर है। अगले 5 सालों में वह कंपनी को छोड़ देगा और उसके 401 के रिटायरमेंट प्लान में $40 लाख जमा होंगे। यह मुख्य रूप से अच्छी गति से विकसित हो रहे म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए हैं जो बाद में बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बदल लिए जाएंगे। नौकरी छोड़ते समय उसकी उम्र केवल 55 साल होगी और उसके पास $3 लाख से ज़्यादा की निष्क्रिय आय होगी जो कि उसके वेतन से ज़्यादा होगी। अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं तो भी ये किया जा सकता है, परंतु आपको जल्दी ही इसकी शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान तो बनाना ही होगा और आपको निवेश करने से पहले एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लान की सेवाएं लेनी होंगी। परंतु अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वे केवल इस विषय को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास के लोगों की तरह की मानसिकता रखूं। मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं, उनका कहना था। टेक्सास में हर चीज़ बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वह बड़ी जीत होती है, और जब वे हारते हैं तो वह हार भी अद्भुत होती है। ते हारना पसंद करते हैं। मैंने पूछा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश हारा हुआ व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि द्वार ऐसी होती है, अमीर डैडी ने कहा।
मैं जोखिम, पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नज़रिए के बारे में बात कर रहा हूँ। वे जिंदगी के बारे में इसी तरह से सोचते हैं। वे बड़े स्तर पर जीते हैं। वे यहाँ के ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते हैं जो पैसे के मामले में बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कॉकरोच घबरा जाते हैं। जब किराने वाला उनकी चिल्लर में से चवन्नी कम कर देता है तो वे शोर मचाने लगते हैं। अमीर डैडी समझाते रहे, मुझे टेक्सास का नज़रिया सबसे ज़्यादा पसंद है। जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता है और जब वे हारते हैं तो वे शेखी बघारते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। आप डुप्लेक्स के लिए दिवालिया हो जाएं, इसकी शेवी नहीं बयारी जा सकती। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता। वे माइक और मुझे ये लगातार बताया करते थे कि आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग खेल को बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं, ये उनके शब्द थे। फैन टाकेंटन, जो एक वक्त का महान NFL क्वार्टरबैक था, ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा है, जीतने का मतलब है हारने से न डरना। मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने यह पाया है कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो उसके पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी गोल्फर से नहीं मिला हूं जिसने कोई गोल्फ बॉल न गुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूं जिनका कभी दिल न टूटा हो। और मैं आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला हूं जिसने कभी पैसा न गंवाया हो। तो ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं। इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे टेक्सास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। अगर आप वास्तव में ये सीखना चाहते हैं कि जोखिम को, हार और असफलता को किस तरह से संभाला जाए तो सैन एंटोनियो जाकर अलेगो को देखो। अलेगो उन बहादुर लोगों की महान कथा है जिनके पास सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी यह जानते हुए भी उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। ये पढ़ने योग्य प्रेरक कथा है। वैसे यह एक दुखद सैन्य हार है। वे आविष्कार असफल हुए, वे हार गए। तो टेक्सास के लोग किस तरह असफलता का सामना करते हैं? वे अब भी चिल्लाते हैं, अलेमो को याद रखो। उद्धरण चिन्ह। माइक और मैंने ये कहानी कई बार सुनी। जब भी अमीर डैडी किसी बड़े सौदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे, तब वे हमें ये कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे पर्याप्त मेहनत कर चुके होते थे और या तो मामला सही हो जाता था या बिगड़ जाता था, तब वे हमें ये कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसा गंवाने से डरते थे तब वे हमें ये कहानी सुनाया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को आर्थिक विजय में बदला जा सकता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज़्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाहते थे, वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे। यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित। इससे उन्हें जोखिम उठाने के लिए सीमा लांघने का साहस मिलता था, जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे। इसीलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ। उन्होंने एक बड़ी असफलता को लिया और उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल दिया जिससे करोड़ों की आमदनी हो रही है। परंतु उनके सबसे अर्थपूर्ण शब्द शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं। वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे अपनी असफलताओं को लेकर उन्हें नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है। परंतु ये फॉर्मूला केवल टेक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, ये सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। उद्धरण चिन्ह। जैसा मैंने कहा, मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मुझमें गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज़्यादा दृढ़ निश्चय आ गया था। मेरा दृढ़ निश्चय गिरने से कम नहीं हुआ था। मैंने ये भी कहा है कि गम कभी किसी ऐसे मोल्फ से नहीं मिला जिसकी बॉल कभी गलत नहीं गई हो। किसी चोटी के प्रोफेशनल गोल्फर के लिए बॉल खोना या टूर्नामेंट हारना उसे ज़्यादा बेहतर बनने, कड़ी मेहनत करने और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। इससे वे ज़्यादा बेहतर बनते हैं।
जीतने वालों के लिए हार प्रेरणादायक बन जाती है, हारने वालों को हार बर्बाद कर देती है। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में, मैं हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूँ। कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियों मना रहे अपने अधीनस्थों से यह कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो। एक नारा बन गया। यह अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थी, फिर भी इसके कारण उसे जीतने की प्रेरणा मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी ही दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। असफलता जीतने वालों को प्रेरणा देती है और हारने वालों को बर्बाद कर देती है। ये जीतने वालों का सबसे बड़ा रहस्य और सूत्र है। ये वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महानतम रहस्य यह है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टार्केंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, जीतने का मतलब है हार से न डरना। फ्रैंक टार्केंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हार केवल उन्हें ज़्यादा बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़्यादातर लोग पैसा गंवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं। आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं परंतु वे बड़े निवेश नहीं करते। वह प्रमुख कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं। वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने फाइनेंशियल प्लानर्स या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज़्यादातर के पास सी.डी. कम आमदनी वाले बॉन्ड, फ्रांसिस म्यूचुअल फंड और बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सा नकद जमा होता है। यह एक सुरक्षित और समझदारीपूर्ण पोर्टफोलियो होता है, परंतु ये जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। यह उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद ये 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और यह भयावह है, क्योंकि पोर्टफोलियो न होने से बेहतर है सुरक्षित पोर्टफोलियो होना। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंद करता है। परंतु सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेश पोर्टफोलियो वह तरीका नहीं है जिससे सफल निवेशक अपना खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले तो केंद्रित हो जाएं, संतुलित नहीं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुआत में वे संतुलित नहीं होते। संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले असंतुलित होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगति को देखें। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित थे। जॉर्ज सोरोस केंद्रित थे। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें केंद्रित किया और जर्मन पंक्ति के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मैजिनॉट लाइन में अपने सैन्य बल को फैलाया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो स्वयं को केंद्रित कर लें। अपने बहुत से अंडों को केवल कुछ बास्केट्स में रख लें। वह न करें जो गरीब और मध्य वर्ग के लोग करते हैं, वे बहुत कम अंडों को बहुत सी बास्केट्स में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर हारने से आप कमज़ोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं। सुरक्षित खेलें परंतु इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडे को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें समय लगेगा। परंतु अगर आपके पास आज़ादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह असफलता का सामना करूंगा? अगर असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, परंतु केवल शायद। अगर असफलता आपको कमज़ोर बना देती है या आप पर मानसिक तनाव डालती है, उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज़ गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है, तो सुरक्षित खेल ही खेलें। अपनी दिन की नौकरी को बनाए रखें। बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें,
परंतु याद रखें कि इनमें भी खतरा होता है, हालांकि तुलनात्मक रूप से वे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं और टेक्सास व फैंटा केंटन का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। यह एक कम बुद्धि का खेल है। इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। 5वीं कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है। परंतु संपत्ति वाले कॉलम को तेज़ी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और असफलता झेलने की ताकत की ज़रूरत है। हारने वाले असफलता से बचते हैं, जबकि असफलता हार को जीत में भी बदल सकती है। अलेमों को याद रखें। कारण नंबर 2, संकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने डिब्बे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, परंतु हक सबके भीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है, सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक व्यक्ति मुझसे से बेहतर है, या हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए? या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं? क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के हिसाब से न हों? या हमारे कई ऐसे दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी हो या नहीं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये कर सकते हो? या अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा ही क्यों नहीं कर रहा है? या ये कभी सफल हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शंका के ये तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार हम सो भी नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं, तो हम सुरक्षित चीज़ों के साथ ही बने रहते हैं और अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मैगलेन म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर यह बाहर से आता है, प्रायः दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से और मीडिया से। लीव 1950 के दशक के दौरान का अनुभव बताते हैं जब परमाणु युद्ध का खतरा समाचार पत्रों में इतना ज़्यादा प्रचारित किया गया था कि लोगों ने फॉलआउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉलआउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारीपूर्वक बाजार में निवेश कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते। जब कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूक की बिक्री बढ़ गई। वॉशिंगटन राज्य में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। विज्ञापन फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से ग्रस्त होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो यह चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा न हो, इसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत होती है। 1992 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फीनिक्स आया। वह स्टॉक्स और रियल एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत प्रभावित था। इन फीनिक्स में रियल एस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ 2 दिन गुजारे और उसे बताया कि कैशफ्लो और पूंजी बढ़ाने के कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसने उस दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत केवल $42,000 थी। इसी तरह के यूनिट उस समय 65,000 में बिक रहे थे। उसे यह बहुत फ़ायदे का सौदा लगा।
रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फ़ोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। मैंने तत्काल उसे फ़ोन करके इसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि उसने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वह ज़्यादा महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने कहा, नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने उसकी सलाह क्यों मानी तो रिचर्ड सुरक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह ज़्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फीनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट से $1000 प्रति माह किराया मिल रहा था। जाड़े के पीक सीजन में $2500 प्रति माह। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह शुरुआत में $5,000 चुका दे और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। आज भी वह कुछ नहीं कर पाया है। और फीनिक्स के सौदे जैसे मां के अब भी मौजूद हैं, बस आपको उन्हें कुछ ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और यह हम सबको प्रभावित करता है। यही शंकाएं हमें ले डूबती हैं। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आज़ादी का मौका गंवा देते हैं। दूसरे उदाहरण में मैं सी.डी. के बजाय टैक्स लिएन सर्टिफिकेट्स में अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा रखता हूं। मैं अपने पैसे पर 16% प्रति वर्ष कमाता हूं, जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा है। ये प्रमाण पत्र रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं, जो निश्चित रूप से ज़्यादातर बैंकों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफ़ी सुरक्षित फॉर्मूला है। उनमें सिर्फ एक दिक्कत ये होती है कि उन्हें भुनाया नहीं जा सकता। तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सी.डी. मान लेता हूँ। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खासकर उसे जिसने अपना पैसा सी.डी. में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ, तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि उन्हें ये ज्ञान कहां से मिला, तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेश की पत्रिका से। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरे व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा है ये बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूं वह 16% होती है, परंतु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। शंका बहुत महंगी साबित होती है। मेरा मानना है कि यही संदेह और सनकीपन ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने। केवल आपके संदेह ही आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है। इसमें ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, परंतु इन संदेहों के कारण ज़्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। शंकालु लोग कभी नहीं जीत पाते, अमीर डैडी का कहना था। शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है। शंकालु व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले लोग विश्लेषण करते हैं। यह उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने यह स्पष्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद जाता है जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं। विश्लेषण से जीतने वाले ये देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख पाते हैं। और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते उन्हें देखने की क्षमता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है। जो लोग पैसे की आज़ादी ढूंढ रहे हैं उनके लिए रियल एस्टेट निवेश का एक दमदार तरीका है। ये निवेश का एक भूत तरीका है। परंतु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूं तो मुझे ये सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी शंकालु लोगों के बहाने कहते थे। ऐसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं, विश्लेषण नहीं करते। ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, तो मैं जवाब देता हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये करना चाहता हूं? वे ये कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए टॉयलेट उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने की आज़ादी के बारे में बात करता हूं और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता, आपकी सफलता की कुंजी को अपने अंदर समाये रहते हैं। अगीर डैडी का कहना था।
चूंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूं जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता है। घरों या अपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश शिफ्ट तो बढ़ जाता है। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है। मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा मैनेजर खोजना। प्रायः किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे सौदों के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता को सफलता की कुंजी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। चूंकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा स्थित एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग ये कहना जारी रखते हैं मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस सशक्त निवेश माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्टॉक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ, मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और व्यक्ति पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। विश्लेषण करने के बजाय वे एक और सशक्त निवेश के माध्यम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में मैं अपने मित्र के साथ नज़दीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है या छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वह तमाम कड़े बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की कीमतें क्यों बढ़ेंगी। यह आंकड़े मुझे पहले पता नहीं, हालांकि मैंने वर्तमान ऑयल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे हुए थे। उस सूचना के आधार पर मैंने तत्काल एक नई ऑयल कंपनी की खोज शुरू कर दी जिसे उसके वास्तविक मूल्य से कम आंका गया हो। मुझे ऐसी ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमांचित हो गया और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर की दर पर 15,000 शेयर खरीद लिए। फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत प्रति गैलन 15% बढ़ चुकी थी। एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में उस छोटी ऑयल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वह 15,000 शेयर अब बढ़कर $3 प्रति शेयर हो गए थे। और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी। विश्लेषण करने के बजाय ये छोटे मुर्गे अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। अगर ज़्यादातर लोग ये समझ लें कि स्टॉक मार्केट निवेश में स्टॉक किस तरह काम करते हैं, तो ज़्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेश करेंगे। स्टॉक एक कंप्यूटर निर्देश है जो भाव गिरने पर आपके शेयर को अपने आप बेच देता है ताकि आपका कम से कम नुकसान हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जो लोग हारने से घबराते हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जब भी मैं लोगों मैं नहीं चाहता पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखता हूं और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नहीं देखता हूं, तो मैं समझ लेता हूं कि उनके दिमाग में शोर की आवाज़ बहुत तेज़ होगी। छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी वे चीख रहे हैं, आसमान गिर रहा है और टॉयलेट टूट रहे हैं। इसलिए वे अपनी अनचाही चीज़ों से बचते हैं, परंतु वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे जिंदगी से जो चाहते हैं वह शायद उन्हें कभी न मिल पाए। अमीर डैडी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका सुझाया। वही करो जो कर्नल सैंडर्स ने किया था। 66 साल की उम्र में उनका व्यवसाय चौपट हो गया था और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे फ्राइड चिकन की अपनी रेसिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। किसी के हाँ कहने के पहले इस रेसिपी के लिए 1009 बार ना कहा गया और वे उस उम्र में करोड़पति बने जिस उम्र में लोग काम छोड़कर आराम करना चाहते हैं। वे एक बहादुर और जिद्दी व्यक्ति थे। अमीर डैडी हॉलैंड सैंडर्स के बारे में कहा करते थे, जब भी आप शंका में हों और थोड़े डरे हुए हों तो वही करें जो कर्नल सैंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया था, उसे फ्राई कर लें। कारण नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियां पढ़ी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है।
वह अपनी पत्नी और बच्चों की सुख सुविधा के लिए काफ़ी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और सप्ताहांत में भी ऑफिस के काम को घर पर ले आता है। एक दिन वह जब घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतभेद हैं, परंतु उस रिश्ते को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाय वह काम में ही व्यस्त बना रहा। निराश होकर वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। आज मैं बहुधा ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाह करने की भी फिक्र नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह ही नहीं है। दोनों का कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से वे खुद जानते हैं। वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं। अगर वे नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वे टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या शॉपिंग करने में व्यस्त होते हैं। परंतु अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से कतरा रहे हैं। यह आलस का सबसे आम रूप है। यहाँ आलस का मतलब है व्यस्त बने रहना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से ज़्यादातर लोगों का लालन पालन इस तरह से किया गया है कि हम लालच या इच्छा को बुरा समझते हैं। मेरी माँ कहा करती थी, लालची लोग बुरे लोग होते हैं। परंतु हम में से हर एक अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें, रोमांचक चीज़ें हासिल करना चाहता है। तो उस इच्छा की भावना को काबू में रखने के लिए प्रायः माँ बाप इच्छा को अपराधबोध से जोड़ देते हैं। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? यह मेरी माँ की फेवरेट कहावत थी। या तुम क्या खरीदना चाहते हो? मेरे डैडी की फेवरेट कहावत थी। तुम ऐसा सोचते हो जैसे हमारे पास बहुत पैसा है। क्या तुम सोचते हो कि पैसा पेड़ पर लगता है? हम अमीर नहीं हैं, तुम तो जानते ही हो। उद्धरण चिन्ह। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं पड़ा, परंतु उन शब्दों में जो गुस्सा और अपराधबोध का सम्मिश्रण था उसका मुझ पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। या इसके विपरीत अपराधबोध का जाल ये था, मैं तुम्हारे लिए ये खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए यह इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझे ये खरीद कर नहीं दे पाए थे। मेरा एक पड़ोसी है जो पूरी तरह दिवालिया है, परंतु वह अपनी कार को अपने गराज में पार्क नहीं कर सकता। गराज में उसके बच्चों के खिलौने भरे पड़े हैं। उन बिगड़े हुए बच्चों को मुँहमांगी चीज़ मिल जाती है। उस पड़ोसी के शब्द हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी हो। उसने उनके कॉलेज के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी अलग से बचा कर नहीं रखा है, परंतु उसके बच्चों को हर खिलौना मिल जाता है। उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने बच्चों को घुमाने के लिए लास वेगास ले गया। मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, यह उसके महान बलिदान के शब्द थे। अमीर डैडी इस वाक्य से चिढ़ते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। उद्धरण चिन्ह। मेरे असली घर में मुझे यही वाक्य अवसर सुनने को मिल जाता था। इसके बजाय अमीर डैडी चाहते थे कि उनके बच्चे ये कहें, मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। उनका तर्क था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इसे अब और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ वाक्य से आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। इससे ये सोचने पर मजबूर होता है और जवाब ढूंढता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये वाक्य झूठा होता है। और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत ताकतवर होती है, उनका कहना था। ये जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। जब एक आलसी दिमाग कहता है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा गुस्सा हो जाती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ पर अड़े रहना पड़ता है। आत्मा चीखती है, चलो भी, हम जिम चलकर कसरत करते हैं। और आलसी दिमाग कहता है, परंतु मैं थका हुआ हूँ, आज मैंने सचमुच बहुत काम किया है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीबी से थक गई हूँ, चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं। इसके अलावा इसमें झंझट और तकलीफ बहुत हैं। ये सुरक्षित नहीं है, मेरा पैसा डूब सकता है। वैसे भी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। देखो आज रात को ही मुझे कितना काम करना पड़ेगा। मेरा बॉस कह रहा था कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए। मैं इसे नहीं खरीद सकता। ये वाक्य दुख से भरा है।
इससे लाचारी की भावना आती है जिससे निराशा और इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है। इसके लिए एक और शब्द है, उदासीनता। मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ? वाक्य से संभावनाओं, रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है। इसलिए मेरे अमीर डैडी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, परंतु वे ये जानते थे कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। वाक्य से एक ज़्यादा मजबूत दिमाग और एक ज़्यादा प्रगतिशील आत्मा का निर्माण होता है। इसलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया हो। इसके बजाय वे हमसे कहते थे, तुम इसे किस तरह खरीद सकते हो। और यह हमारे कॉलेज के बारे में भी सही था जिसे हमने अपने वर्वे से पूरा किया है। वे हमें लक्ष्य को हासिल करना नहीं सिखा रहे थे, वे तो हमें लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया का ज्ञान दे रहे थे। मेरी समझ से आज समस्या यह है कि करोड़ों लोग अपने लालच को लेकर अपराधबोध से ग्रस्त हैं। यह उनके बचपन से बुढ़ापे तक चलता है। वे जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीज़ें चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के अवचेतन में यह विचार मौजूद रहता है, आपको यह नहीं मिल सकती, या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, मैं किस तरह इस चूहा दौड़ से बाहर निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। और मेरे दिमाग में जवाब और सुझाव अपने आप आ गए। सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरे असती माता पिता की सीख की, हम इसे नहीं खरीद सकते, या केवल अपने बारे में ही मत सोचो, या तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते। और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझ में अपराधबोध भरते थे। तो आप किस तरह अपने आलस से जीत सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। ये रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इसमें गहरे लिए क्या है? व्यक्ति को बैठकर पूछना चाहिए, अगर मैं स्वस्थ, सेक्सी और आकर्षक हूं तो इसमें मेरे लिए क्या है? या मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम न करना पड़े? या मैं क्या करूंगा अगर मुझे मनचाहा पैसा मिल जाए? इस थोड़े से लालच के बिना, कुछ बेहतर हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारी दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। हम कुछ बेहतर चाहते हैं, इसीलिए नए आविष्कार होते हैं। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से कतरा रहे हों जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। थोड़े लालची बने, यह आलस का सबसे बढ़िया इलाज है। परंतु बहुत ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ की अति बुरी होती है। परंतु वह याद रखो जो वॉल स्ट्रीट फिल्म में माइकल डगलस ने कहा था, लालच अच्छा होता है। अमीर डैडी इसे अलग तरह से कहते थे, अपराधबोध लालच से ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि अपराधबोध के कारण शरीर में से आत्मा निकल जाती है। और मेरे लिए एलिनोर रूजवेल्ट की कहावत सबसे अच्छी है, वही करो जो तुम्हें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी हर बात में आलोचना होगी। अगर तुम कोई काम करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी और तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुम्हारी आलोचना होगी। उद्धरण चिन्ह। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज़्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। मैंने तो ये सुना है कि एक समय वह वास्तव में दुबला और कमज़ोर सा था, दूसरे मित्र ने जोड़ा। हाँ, मैंने भी यह सुना है, एक और दोस्त ने कहा। मैंने सुना है कि वह हर रोज़ जिम जाता है और उसने वहाँ कसरत करने की आदत डाल ली है। हाँ, मुझे भी लगता है कि वह ऐसा करता होगा। उद्धरण चिन्ह। समूह के शंकालु आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर ही क्यों रहे हैं? चलो बियर पिएं। यह एक उदाहरण है कि किस तरह से आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने के बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे उदाहरण से सीखूं। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा, बहुत थोड़ा। मैंने कहा, यही वह खास कारण है जिसके कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अमीर डैडी ने कहा, उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं और ऐसा भी तभी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है। सामान्य तौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता। मैंने कहा,
परंतु उन्हें अपने बिल का भुगतान तो करना ही होता है, नहीं क्या? आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का भुगतान नहीं करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, सरकार को पैसे देने से पहले। परंतु तब क्या होगा जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो? मैंने पूछा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, चाहे मेरे पास कम पैसा हो। मेरे लिए सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कॉलम। परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा। हाँ, अगर मैं उन्हें भुगतान न करूं, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार को पैसा न दिया जाए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि खुद को सबसे पहले भुगतान दिया जाए, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। उद्धरण चिन्ह, परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। अच्छा, आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रेरणा, अमीर डैडी ने कहा। अगर मैं उनका भुगतान नहीं करूं तो कौन ज़्यादा ज़ोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार? उद्धरण चिन्ह, आपके बजाय आपके लेनदार ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएंगे, मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए कहा। अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे। उद्धरण चिन्ह, तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं, हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि यह लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूँ। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, परंतु मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता। उद्धरण चिन्ह, तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दबाव आपकी प्रेरणा बन जाता है? उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं। वैसे सामान्य तौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज़्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं। वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी जिसके चेहरे पर लोग बालू उछालते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेटलिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया गया ये विज्ञापन देखा है। तो ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेहरे पर बालू उछालने देते हैं। मैंने डरावने लेनदारों के डर का इस्तेमाल खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। खुद को ये सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहाँ से आएगा, जिम जाने की तरह है और वहाँ वज़न उठाने की तरह है। मैं अपने दिमाग की मांसपेशियों से जितना काम करता हूँ, मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता हूँ। अब मैं इन डरावने लेनदारों से ज़रा भी नहीं डरता हूँ। मुझे अमीर डैडी की बातें पसंद आ रही थीं, तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूँ तो मैं आर्थिक और मानसिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह, अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता हूँ या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूँ तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे ज़िंदगी भर इधर उधर ठोकर मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में गहरी आदतें अच्छी नहीं हैं। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की तरह। उद्धरण चिन्ह, कारण नंबर 5, जिद। जिद अहंकार और अज्ञान का मिला जुला रूप है। जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है, जो मैं नहीं जानता उसके कारण मैं पैसा खोता हूँ। हर बार जब मैंने जिद की है, मैंने पैसा गंवाया है। वह इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरअसल ये भरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह महत्वपूर्ण नहीं है। अमीर डैडी मुझे अक्सर बताया करते थे। मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रयोग अपना अज्ञान छुपाने के लिए भी करते हैं। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अकाउंटेंट्स या निवेशकों से चर्चा करता हूं तो ऐसा अवसर होता है। वे चर्चा में अपनी जिद के आधार पर जीतना चाहते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। वे झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, परंतु वे सब भी नहीं बोल रहे होते हैं।
धन, फाइनेंस और निवेश की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड कार के सेल्समैन की तरह व्यवहार करते हैं। जब आप जानते हो कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं तो उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को ढूंढकर या उस विषय पर कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दें।